नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। और जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर में अपन ने बात की थी, पहले लेक्चर में बात की थी जनरल साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद दूसरे लेक्चर में जूलॉजी का पहला टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने 3 चीजें बताई थी कि जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना होगा। एक तो होगा रुधिर, एक होगा हृदय और एक होगी अपनी रुधिर वाहिनियां, जो एक मोटर की तरह कार्य करते हैं। हृदय को क्या बोलते हैं? अपने शरीर का इंजन। तरल किसको बोला था? रुधिर को। और रुधिर वाहिनियों क्या बोला था? पाइपलाइंस। जिसमें से अपन ने पहला भाग स्टार्ट किया था ब्लड का। ब्लड की अपन ने सारी बातें की और लास्ट टाइम पर बात कर रहे थे ब्लड के संगठन की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें 2 भाग बताए थे मैंने। एक तो था प्लाज्मा, जो होता है ब्लड में 55%, और दूसरा बताया था आपको रुधिर कणिकाएं या ब्लड कोसेल्स। प्लाज्मा में जब मैंने बात की थी तो बोला 90 से 92% जल था और 8 से 10% क्या था इसमें? प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन 3 प्रकार की बताई थी। पहला था क्या? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन बताई थी एल्ब्यूमिन, और तीसरी बताई थी क्या? ग्लोब्यूलिन। और ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें अपन ने एक बात बताई थी कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, इसका कार्य क्या था? रक्त का थक्का बनाना। एल्ब्यूमिन का कार्य था मानव शरीर में खनिजों का परासरण नियमन और हर अंग तक खनिज पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना। और ग्लोब्यूलिन का कार्य क्या था? कि शरीर में प्रतिरक्षकों का निर्माण करना, जो अपने शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अब ग्लोब्यूलिन होती है 3 प्रकार की, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। तो क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों ग्लोब्यूलिन में से कौन सी ग्लोब्यूलिन रोगों से लड़ने के लिए अत्यावश्यक है? तो आंसर क्या होगा अपना? अल्फा ग्लोब्यूलिन। यही मुख्यतः प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। उसके अलावा अलग से क्वेश्चन पूछता है कई बार रुधिर सीरम का, या ब्लड सीरम या रक्त सीरम। कई बार हॉस्पिटलों में देखते हो कि रोगी को येलो कलर का लिक्विड चढ़ाते हैं। वो येलो कलर का लिक्विड क्या होता है? अपना सीरम। इस सीरम को प्राप्त कहां से करते हैं? ब्लड का जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में से, ब्लड के प्लाज्मा में से अगर मैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो पहला प्रोटीन बताया था, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, अगर प्लाज्मा में से मैं इन दोनों को निकाल देता हूं तो जो बचा हुआ भाग बचेगा वही क्या बनेगा? अपना रुधिर सीरम। मतलब क्या हुआ? जो अपना ये पूरा प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में से मैं अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को हटा दूं तो निर्माण किसका हो जाएगा? रुधिर सीरम का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रुधिर सीरम और प्लाज्मा में से किसकी क्वांटिटी अधिक होती है? तो आंसर क्या होगा अपने? प्लाज्मा की, क्योंकि प्लाज्मा इतना सारा पार्ट था लेकिन उसमें से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को कम कर दिया, तब जाके क्या बना? अपना रुधिर सीरम। होता क्या है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कई लोगों में आरबीसी ब्लड की प्रॉपर होती है, डब्ल्यूबीसी भी प्रॉपर होती है, प्लेटलेट्स भी प्रॉपर होती है, लेकिन उस रोगी में एक तो खनिजों की आपूर्ति नहीं हो रही थी और प्रतिरक्षकों का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा था, तो उसे पूरा ब्लड नहीं चढ़ाकर केवल प्लाज्मा का ये पार्ट चढ़ाते हैं, जिसमें से भी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है, और जो चढ़ाते हैं उसका नाम क्या बन गया? अपना रुधिर सीरम। यह थी बात अपने किसकी? ब्लड की। अब बात करेंगे अपन किसकी? रुधिर कणिकाओं की। और रुधिर कणिकाओं में सबसे पहला भाग बना किसका? आरबीसी का। और आरबीसी को अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस के आधार पर। 0 से लेकर टॉप लेवल तक आरबीसी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इससे बाहर आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रुधिर कणिका अपनी आरबीसी। पहली रुधिर कणिका कौन सी है? आरबीसी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें मैं बनाऊंगा वो क्या होगा कि इसे हम और किस किस नाम से बुला सकते हैं, मतलब आरबीसी के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो बात करूंगा, पहला उपनाम इसका होता है क्या? लाल रुधिर कणिकाएं।
क्या बोल देंगे, लाल रुधिर कणिका। इंग्लिश ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल। इसे लाल रुधिर कोशिका भी बोलते हैं और लाल रुधिर कणिका भी। अगर कोशिका नाम आए तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, सेल, और कणिका आया तो कोप सेल। क्या बोल देंगे, रेड ब्लड कोप सेल या रेड ब्लड सेल। दूसरा नाम है इसका क्या, रक्ताणु। और एक साइंटिफिक और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोसाइट। ये पहला क्वेश्चन क्या था इसके उपनाम का। दूसरा क्वेश्चन मैं इससे बताना चाहूं कि इस आरबीसी का रंग कैसा होता है। आरबीसी का रंग भी कैसा होता है, ब्लड की तरह लाल होता है। और ये लाल किस वजह से होगा, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल स्टडी पहले वाले चैप्टर में करवाई थी, पहले लेक्चर में, कि ये एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है जिसमें दो प्रकार की चीजें होंगी, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन और एक हिम या हिमेटिन वर्णक। ग्लोबिन प्रोटीन होती है और जो हिम या हिमेटिन वर्णक है वो इसके रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस आरबीसी का निर्माण स्थल क्या है। ये इस आरबीसी का निर्माण कहां होता है, दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो वयस्क अवस्था में या एडल्ट एज, हम क्या है वयस्क अवस्था में आते हैं, और एक भ्रूण एम्ब्रियो, मां के पेट में बच्चा हो या फिर शिशु अवस्था हो, दोनों में अलग अलग जगह से आरबीसी का निर्माण होता है। वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहां से होगा, लाल अस्थि मज्जा से, लाल अस्थि मज्जा से, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेड बोन मेरो। क्या बोल देंगे, रेड बोन मेरो। और भ्रूण में निर्माण कहां से होगा, यकृत या प्लीहा से, यकृत और प्लीहा से। प्लीहा को एक और नाम क्या देते हैं, तीली, और यकृत को क्या बोल देंगे हम, लीवर। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्प्लीन। क्या बोल दिया, स्प्लीन। अब बात हुई, अगर इन दोनों में से हमें एक पूछ ले कि मोस्टली किससे निर्माण होगा आरबीसी का, तो आंसर क्या देना है, यकृत। निर्माण दोनों से ही होता है, लेकिन प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का विघटन स्थली बोलते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीहा को क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं हम, प्लीहा को। अब बात हुई कि लाल अस्थि मज्जा होती क्या है। अस्थि मतलब हड्डियां। मानव शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनके बीच में खोखला स्थान पाया जाता है, और उस खोखले स्थान में ही क्या पाई जाती है, अस्थि मज्जा। जो खोखले स्थान में संरचना थी वो किसकी होती है, अस्थि मज्जा की। ये दो प्रकार की होती है, एक तो लाल अस्थि मज्जा और एक पीली अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण किससे होगा, लाल अस्थि मज्जा से, और डब्ल्यूबीसी आगे बढ़ेंगे उसका निर्माण किससे होगा, पीली अस्थि मज्जा से। अगला क्वेश्चन बढ़ता है यहां से कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होगा। जीवन काल होता है इसका 120 दिन का। पांचवा क्वेश्चन यहां से तैयार होता है अपना क्या, कि अगर इसका निर्माण हुआ है तो इसके निर्माण की विधि कौन सी होगी। आरबीसी के निर्माण की विधि कौन सी होगी, इसके नाम में ही छुपा है इरिथ्रोसाइट। तो एक तो नाम क्या देते हैं अपन इसको, इरिथ्रोपोइसिस। निर्माण की विधि का एक नाम तो क्या है, इरिथ्रोपोइसिस, और दूसरा नाम क्या है इसका, हीमोपोइसिस। इसका रंग लाल किसकी वजह से था, हीमोग्लोबिन की वजह से, तो नाम क्या पड़ गया इसका, हीमोपोइसिस। ये अपने तैयार हो गए कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कि आरबीसी के उपनाम क्या होंगे, इसका रंग कैसा होगा, इसका निर्माण स्थल कहां होगा, और इसका जीवन काल कितना है, और इसके निर्माण की विधि क्या होगी। अब ध्यान देना, आरबीसी का निर्माण हुआ, 120 दिन तक ये जिंदा रहेगी, उसके बाद ये नष्ट होगी। तो कौन से स्थान पर जाकर आरबीसी नष्ट होती है। छठा क्वेश्चन, आरबीसी का विघटन स्थल या क्या बोलते हैं इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलेंगे हम, प्लीहा को। प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान या विघटन स्थल कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी का बूचड़खाना भी कहा जाता है। बूचड़खाना मतलब क्या होता है कि कसाईयों वाली जगह जहां पे जानवरों को काटा पीटा जाता है, वो चीजें कहां है, उनको क्या बोल देंगे अपन, कब्रिस्तान या फिर बूचड़खाना। वैसे ही आरबीसी का निर्माण हुआ, 120 दिन तक जिंदा रही, और कहां जाकर नष्ट हो जाएगी, अपने स्प्लीन या प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाएगी। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आरबीसी की संख्या कितनी होगी। क्या आरबीसी की संख्या महिला और पुरुष दोनों में समान होती है,
महिला और पुरुष दोनों में इसकी संख्या समान नहीं होती, तो फिर क्या होता होगा, पुरुष में आरबीसी की संख्या अधिक होती है और महिला में आरबीसी की संख्या कम होती है। 7वें क्वेश्चन की बात करूं कि आरबीसी की संख्या कितनी होगी, एक तरह से पढ़ेंगे पुरुष में और एक तरफ पढ़ेंगे महिला में। पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर या प्रति घन एमएम, और महिला में कितनी होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। दोनों में कभी भी इसकी संख्या समान नहीं होती। महिला में ब्लड की मात्रा भी कम होती है, इसलिए आरबीसी की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। पुरुष में ब्लड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए आरबीसी की संख्या भी क्या हो गई, अधिक होगी। अगली बात आई 8वां क्वेश्चन, अगर अपन संख्या का पता कर रहे हैं तो संख्या को मापने वाला कोई यंत्र भी होगा। अगला क्वेश्चन बन जाएगा क्या, आरबीसी का मापन करने वाला यंत्र कौन सा होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी मापक यंत्र हम किसे कहते हैं, तो नाम क्या देंगे, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन बनता है अपना कौन सा, 9वां क्वेश्चन, कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो नॉर्मली आकार बोलते हैं क्या इसका, डंबल आकार, डंबल के आकार का। डंबल कैसा होता है, ऐसा ही होता है। अब इस डंबल में दो संरचनाएं और देखी जा रही है, एक तो ये वाली संरचना और एक ये वाली संरचना, दोनों अवतल लेंस की तरह दिख रही है और दो अवतल लेंस है, इसलिए नाम क्या दे दिया, द्विअवतलाकार। द्विअवतलाकार या क्या बोल दो इसको आप, बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर। ये थी बात किसकी, आरबीसी के आकार की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 10वां कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो क्वेश्चन बना क्या आरबीसी में केंद्रक होता है। सबसे पहली बात तो ये कि केंद्रक होता क्या है। जितनी भी मानव शरीर में कोशिकाएं हैं सारी कुछ ना कुछ कार्य करती है और उन कार्यों का या कोशिकाओं का नियंत्रण करने के लिए एक संरचना होती है जिसे ही नाम क्या देते हैं अपन, केंद्रक। टोटली अपन बोल क्या सकते हैं कि कोशिका के केंद्रक के द्वारा कोशिका को संतुलित या नियंत्रित रखा जाता है। तो बात आई कि आरबीसी में केंद्रक होगा, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, कुछ इसमें अपवाद पाए जाते हैं। अपवाद के तौर पर 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो आपका ऊंट, एक लामा और एक जिराफ। तीनों कैसे हैं, स्तनधारी हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि कौन से स्तनधारी की कोशिका में या कौन से स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, तो नाम क्या दे देंगे हम कि ऊंट, लामा और जिराफ, इन तीनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगली बात आई कि इनके अलावा और कोई जानवर है क्या, एक अपना मेंढक है, मेंढक में भी क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन मेंढक अपना स्तनधारी नहीं है। मेंढक जल और स्थल दोनों में रह सकता है, इसलिए मेंढक को क्या बोलते हैं अपन, उभयचर जीव या उभयचर प्राणी। अब बात आई कि ये स्तनधारी होता क्या है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां रखने वाले जितने भी जीव हैं सारे के सारे किसमें आएंगे, स्तनधारियों में। और स्तन ग्रंथियों के द्वारा ये प्राणी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, दुग्ध का निर्माण करते हैं। वे सारे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां उपस्थित होगी सारे के सारे क्या होंगे, स्तनधारी होते हैं। जिनमें मानव के जो अपने जो स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट, लामा और जिराफ इन तीनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह थी बात अपनी किसकी, आरबीसी के केंद्रक की, आकार की, मापन करने वाले यंत्र की और आरबीसी की संख्या की। अगली बात करूंगा किसकी, कि आरबीसी जो है वो कौन कौन से जीवों में किस प्रकार की पाई जाएगी। या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें थी, सबसे छोटी किसमें थी। ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसमें सबसे बड़ी आरबीसी होती है और ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसमें सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। अब बात करूंगा इसकी इनके आकार के मामले में, क्वेश्चन नंबर 11,
पहला बनता है क्या, विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाएगी। तो सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, एक उभयचर होता है, कौन सा, एम्फियोमा उभयचर, इसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। अब बात आई, ऐसा कौन सा स्तनधारी है या स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी कौन से स्तनधारी में पाई जाएगी। तो बात आई, जो अपना हाथी होता है वो हाथी स्तनधारी है और हाथी में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। एक क्वेश्चन तो क्या बन गया कि विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होगी, तो वो क्या बोल देंगे हम, एम्फियोमा उभयचर में। और सबसे बड़ी आरबीसी कौन से स्तनधारी में पूछी जाए तो क्या बोल दोगे, हाथी। एक क्वेश्चन बना अगला कि विश्व में सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो क्या नाम दे दोगे आप, कस्तूरी हिरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मस्क डियर। और कस्तूरी हिरण एक प्रकार का स्तनधारी है। तो अगला क्वेश्चन तैयार होता है कि कौन से स्तनधारी में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाएगी, कौन से स्तनधारी में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाएगी। तो उसका भी एग्जांपल क्या होगा आपका, कस्तूरी हिरण या मस्क डियर। बात हुई किसकी, आरबीसी के आकार की। विश्व में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें थी, एम्फियोमा नाम के उभयचर में। विश्व में सबसे छोटी आरबीसी किसमें थी, कस्तूरी हिरण में। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें थी, हाथी में। और स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसमें थी, आपके कस्तूरी हिरण में। अगले क्वेश्चन एक बनता है 12 नंबर का क्वेश्चन कि यदि आदमी पहाड़ों पर चला जाए या आदमी ऊंचाइयों पर चला जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। जब आदमी पहाड़ों या ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये कितनी बढ़ती है इसका कोई पता नहीं लगा पाया। क्यों, आरबीसी की संख्या बढ़ती है और वो किसके आधार पर, ब्लड प्रेशर के आधार पर। जिसका ब्लड प्रेशर अधिक होगा उसमें आरबीसी की संख्या अधिक होगी और जिसका ब्लड प्रेशर कम होगा उसमें आरबीसी की संख्या कम होगी। अब एक क्वेश्चन और यहां से बना क्या कि यदि आदमी सो जाए या सोते समय या विराम अवस्था में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विराम अवस्था या सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है और इसकी फिक्स वैल्यू है, ये कितनी घटती है, ये 5% तक घट जाती है। ध्यान रखिएगा कि जब आदमी पहाड़ों पर या ऊंचाइयों में जाएगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और संख्या कितनी बढ़ेगी, जिसका ब्लड प्रेशर अधिक होगा उसमें आरबीसी की संख्या अधिक बढ़ेगी, जिसका ब्लड प्रेशर या बीपी कम होगा उसमें आरबीसी की संख्या कम बढ़ेगी। लेकिन जब आदमी सोता रहेगा या विराम अवस्था में रहेगा तो हमेशा उसकी आरबीसी की संख्या होगी वो 5% तक घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूं कि आरबीसी का कार्य क्या होगा, आरबीसी का कार्य क्या होगा। तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ता है और उन्हें पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। मतलब डायरेक्टली आरबीसी का कार्य क्या हो गया, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यह कार्य किसका होता है, आरबीसी का। अगली बात आती है कि आरबीसी की संख्या कम अधिक होने से रोग भी होते होंगे, आरबीसी की संख्या कम अधिक होने से रोग भी होते होंगे। तो अगला टॉपिक लेते हैं किसका, आरबीसी से होने वाले रोगों का अध्ययन कि आरबीसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आरबीसी से होने वाले रोग। अगर आरबीसी की संख्या कम हो गई तो कौन सा रोग होगा और आरबीसी की संख्या अधिक हो गई तो कौन सा रोग होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीसी से होने वाले रोग। पहली बात करूं किसकी, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, आरबीसी की संख्या कम हो जाए या मानव के शरीर में आरबीसी घट जाए तो निर्माण किसका होगा या रोग कौन सा होगा। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है, आयरन। जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाए या आयरन की संख्या कम हो जाए, तीनों ही अवस्था में रोग उत्पन्न होते हैं और रोग समान होते हैं। रोग का नाम क्या देंगे हम, रोग का नाम देंगे
एनीमिया, या एक और नाम देते क्या इसका, अरक्तता, एक और नाम देते क्या इसका, रक्ताल्पता, और या गाँव में डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, खून की कमी हो गई। खून की कमी होना, जब जब मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कम होगी तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की संख्या भी कम हो गई। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, तो आयरन की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। और जब ये तीनों चीजें जब जब कम होगी तो एनीमिया रोग होगा, या उसे क्या बोल देंगे, अरक्तता, या उसे क्या बोल देंगे हम, रक्ताल्पता, या डायरेक्ट क्या बोल देंगे, जिसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी उस इंसान में खून की कमी हो जाएगी। पहला रोग तो ये हो गया। अब दूसरे रोग की बात करूं मैं किसकी, अगर आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए, अगर आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो रोग क्या होता है इसका, पॉलीसाइथेमिया। एक नाम तो क्या होता है इस रोग का, पॉलीसाइथेमिया, या एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया। और ये रोग कब होगा, जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाएगी। और लास्ट अपना 15वां क्वेश्चन आरबीसी का बचता है, वो क्या होता है, अलग से क्वेश्चन पूछता है क्या, अफ्रीका की बांधु प्रजाति या लोहे की खदानों में जो लोग काम करते हैं, या क्या बोलते हैं, लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूर, लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूर, या अफ्रीका की बांधु प्रजाति में कौन सा रोग अत्यधिक पाया जाता है, या ये प्रजाति या ये मजदूर कौन से रोग के लिए फेमस है। तो रोग का काम क्या होता है, लोहमयता, या इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसे, सेडेरोसिस। और ये विधि कैसे हुई, ये रोग कैसे हुआ, जब लोग लोहे की खदानों में काम करते हैं तो काम करते टाइम पे लोहे के कुछ पार्टिकल जो ठोस होते हैं उनकी बॉडी में चले जाते हैं। लोहा बॉडी में गया डायरेक्ट, तो किसकी मात्रा अधिक हो गई, आयरन की मात्रा अधिक हो गई। और आयरन की मात्रा अधिक हो गई, लोहे की मात्रा अधिक हुई, तो रोग क्या हो गया, लोहमयता या सेडेरोसिस। अब बात आएगी अफ्रीका की बांधु प्रजाति को इस रोग के लिए क्यों बोला जाता है। अफ्रीका में एक प्रजाति है, कौन सी, बांधु प्रजाति। और वो प्रजाति के लोग शराब को रखते हैं किसमें, वो प्रजाति के लोग शराब को रखते हैं लोहे के बर्तनों में। अब लोहे के बर्तन में जब शराब को रखते हैं तो शराब क्या करती है, लोहे के बर्तनों का विघटन करती है, और कुछ ठोस कण होते हैं लोहे के जो शराब में घुल जाते हैं। और जब लोग उस शराब को पीते हैं तो लोहे के कण डायरेक्ट कहां चले गए, बॉडी में। बॉडी में लोहे की मात्रा अधिक हो गई या आयरन की मात्रा अधिक हो गई, तो रोग क्या हो गया, सेडेरोसिस। ये थी अपनी बात किसकी, अपनी पहली रुधिर कणिका आरबीसी की। पहला क्वेश्चन क्या बताया दोस्तों, पहला क्वेश्चन था इसके उपनाम क्या क्या होंगे, क्या क्या नाम बताए थे, लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु या फिर इरिथ्रोसाइट। दूसरा क्वेश्चन था इसका निर्माण स्थल कहां था, वयस्क अवस्था में बताया लाल अस्थि मज्जा, और बच्चों में बताया क्या, यकृत और प्लीहा। यकृत का दूसरा नाम क्या है, लीवर, इसे ही क्या बोल देते हैं हम, जिगर। लीवर को क्या बोलते हैं, कलेजा। अगली बात आई इसके निर्माण की विधि क्या थी, तो नाम क्या दिया था, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। अगला क्वेश्चन आया कि इसका विघटन स्थल कहां होता है, प्लीहा या स्प्लीन में। फिर क्वेश्चन दिया इसका जीवन काल कितना था, 120 दिन का। फिर क्वेश्चन आया था इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का, और लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन था, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन आया था कि इसकी संख्या कितनी होगी, पुरुषों में इसकी संख्या थी 50 से 55 लाख, और महिलाओं में कितनी थी, 45 से 50 लाख। अगला क्वेश्चन आया इसकी संख्या को मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, तो नाम क्या देता, हीमोसाइटोमीटर। अगला क्वेश्चन बना कि अगर आदमी पहाड़ों या ऊंचाइयों पर चला जाए तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ब्लड प्रेशर के आधार पर। यदि आदमी सो जाए या विराम अवस्था में रहे तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और संख्या कितनी कम होगी, मानव के नॉर्मल अवस्था से 5% तक आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद देखा आरबीसी की संख्या अगर कम होगी तो रोग कौन सा होगा, एनीमिया, अरक्तता, रक्ताल्पता, या डायरेक्ट क्या बोल देंगे, खून की कमी हो गई। अगर आरबीसी की संख्या अधिक हो जाएगी तो रोग का नाम क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया, या क्या बोल देंगे, पॉलीसाइफोनिया। अफ्रीका की बांधु प्रजाति और लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूरों में लोहे के कण डायरेक्ट ठोस अवस्था में शरीर के अंदर चले गए, आयरन या लोहे की मात्रा अधिक हो गई, और रोग क्या बन गया, लोहमयता, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सेडेरोसिस। इसके अलावा एक पीलिया रोग की बात करते हैं। पीलिया रोग में क्या होता है,
आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अगर आरबीसी कम हो गई तो क्या हीमोग्लोबिन भी कम होगी, और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो रक्त के जो रंग देने वाले वर्णक थे वो कम हो गए और लाल रंग प्रॉपर रूप से नहीं हो पाया। रंग कैसा हो गया ब्लड का, येलो हो गया, और लोग क्या बोल देते हैं खून का पानी हो गया। खून का पानी नहीं होता, खून का रंग चेंज होता है, और खून का रंग कैसा हो गया, पीला हो गया, जो कहाँ दिखता है, नाखूनों पे, आंखों पे, होठों पे, हथेलियां पीली पड़ जाती है, और लोग क्या बोल देते हैं, इसको तो पीलिया रोग हो गया, या क्या बोल देते हैं, इसके तो खून का पानी हो गया। ये बात दोस्तों किसकी, अपने आरबीसी की। ऐसे ही दूसरी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। यहां तक का ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, पुटअप करने हैं, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। बाकी बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।